आज की क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था बीए पार्ट सेकंड का पेपर है ये, और आज हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदारवादी धारा। तो साथियों, हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के लिए लगातार प्रयास किए गए, विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के द्वारा प्रयास किए गए। हम ये देखते हैं कि भारतीय आज़ादी के लिए उदारवादी और उग्रवादी दोनों धाराओं ने प्रयास किया, और दोनों धाराओं के प्रयास में से किसी के प्रयास को कमतर नहीं आंका जा सकता है। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही कांग्रेस का जो नेतृत्व था उसमें उदारवादी पक्ष ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1885 से लेके 1905 तक के इस 20 वर्ष के कालखंड को हम एक तरह से उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं। इस उदारवादी चरण के प्रमुख नेताओं में ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। उदारवादियों की जो कार्य पद्धति थी, उदारवादियों के जो साधन थे आज़ादी प्राप्त करने के लिए, उदारवादियों के स्वशासन प्राप्ति के जो साधन थे, वो साधन उग्रवादियों के साधनों से भिन्न थे, और साधनों के आधार पर ही इनका प्रमुख रूप से इनका विभाजन किया गया, साधन और कार्य पद्धति के आधार पर। तो हम सबसे पहले उदारवादियों के साधन एवं कार्य पद्धति का अध्ययन करते हैं। तो पहला बिंदु है उदारवादियों की इस कार्य पद्धति में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। जो उदारवादी विचारक थे, उदारपंथी व्यक्ति थे या नरमपंथी व्यक्ति थे, वो ब्रिटिश सरकार की राजभक्ति में गहरी आस्था रखते थे। वो, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो देशभक्त नहीं थे। देशभक्त होने के साथ साथ वो ब्रिटिश सरकार में राजभक्ति रखते थे। वो ये मानते थे कि ब्रिटेन का जो शासन है हमारे ऊपर, वो ईश्वरीय वरदान है, ईश्वरीय विधान का ही अंश है कि हमारे ऊपर ब्रिटेन का साम्राज्य है, और वो लोग इतने अच्छे हैं और हमारे ऊपर शासन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इससे लाभ प्राप्त होगा। इस संदर्भ में श्रीमती एनी बेसेंट कहती हैं कि उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा होने में एक गौरव का अनुभव करते थे। दूसरा बिंदु आता है अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादियों की प्रगाढ़ आस्था ये थी कि अंग्रेज भले लोग हैं स्वभावतः, ये न्यायप्रिय होते हैं। और अंग्रेजों की पट्टाभी सीतारामैया इस संदर्भ में कहते हैं कि अंग्रेज़ न्यायप्रिय हैं। अगर भारतीय दृष्टिकोण का इन्हें सही ज्ञान करा दिया जाए तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत अत्यंत लाभदायक रहेगा। तीसरा बिंदु है क्रमबद्ध सुधार में विश्वास। उदारवादियों की ये मान्यता थी कि हमें एकदम से स्वराज प्राप्त नहीं करना है, हमें क्रमबद्ध तरीके से सुधारों की मांग करनी है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो दोष चल रहे हैं उसमें क्रमबद्ध तरीके से हमें सुधार करने हैं। जैसे कि प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदें हैं, प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए, प्रशासनिक व्यवस्था में जो कमियां हैं उनको सुधारा जाए। इस प्रकार धीरे धीरे क्रमिक सुधार किया जाए। ये उग्रवादियों की तरह किसी भी आमूलचूल परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे कि एकदम से बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया जाए। अगला चौथा बिंदु है ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। उदारवादी नेताओं का ये बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था कि वो ये मानते थे कि ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ब्रिटेन से हमारे संबंध जैसे ही पृथक हो जाएंगे तो हम एक तरीके से नहीं रह पाएंगे। वो ये मानते थे कि संपूर्ण भारत जो देशी रियासतों में बटा हुआ था, ब्रिटेन ने उनको एकीकृत करने का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। ब्रिटेन ने हमें समन्वित किया है, और अंग्रेज़ों की वजह से ही हमारे यहाँ जो विकास हमें दिखाई देता है, डाक, तार, रेलवे, प्रशासनिक, संचार व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध अनवरत रहेंगे तो बनी रहेंगी और बेहतर रहेंगी। अगला बिंदु है पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति व शिक्षा के पोषक। वो ये मानते हैं उदारवादी नेता कि पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा निश्चित रूप से भारत के लिए वरदान साबित हुई है। लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की विदेशों में जाके, और वहाँ जाके उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को समझा कि पूरी दुनिया में किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, और लोकतंत्र के लिए उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया। अगर ये पद्धति नहीं होती, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी नहीं सीखते, तो उन महत्वपूर्ण चीज़ों से वो अछूते रह जाते। अगला बिंदु है उदारवादियों का लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। उदारवादियों का जो लक्ष्य था
शुरुआत में वो एक तरह से औपनिवेशिक स्वराज था कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के अंग बने रहने के साथ साथ एक अपने क्षेत्र में भारतीय मामलों में हम अपना शासन कर सकें। दूसरा, उसके बाद होम रूल हुआ इनका, होम रूल के बाद स्वराज, इस प्रकार धीरे धीरे इन्होंने स्वशासन की प्राप्ति की। और 1906 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें दादा भाई नौरोजी ने स्पष्टतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत इस लक्ष्य को स्वीकार किया। संवैधानिक साधनों में आस्था, उदारवादियों की जो आस्था थी वो एक तरह से क्रांतिकारी और हिंसक साधनों में कतई नहीं थी। उदारवादी ये मानते थे कि हमें जो ब्रिटिश शासन में सुधार करवाने हैं उन सुधारों के लिए हमें संवैधानिक साधन ही हमें अपनाने चाहिए, जिन साधनों में प्रमुख रूप से वो अनुनय, विनय, दया, याचना, प्रतिनिधिमंडल और एक तरह से वार्ता, इनके माध्यम से ही क्रमिक सुधार में आस्था रखते थे। अगला बिंदु है प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की भर्ती। वो ये चाहते थे कि निश्चित रूप से अगर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में, सिविल सेवाओं में भारतीय लोग आएंगे तो भारतीय शासन और ज़्यादा जवाबदेह बनेगा, भारतीय शासन और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनेगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इस प्रकार के मानक किए जाएं प्रशासनिक सेवा के कि जिनमें भारतीय लोगों का चयन आनुपातिक रूप से अधिक हो सके। देखो, उदारवादियों की जो विचारधारा और कार्य पद्धति है, इन कार्य पद्धतियों की वजह से इनको आलोचना का शिकार होना पड़ा। उग्रवादियों ने इनकी तमाम आलोचनाएं की। उन्होंने कहा कि ये आराम कुर्सी के राजनीतिज्ञ हैं, ये एक सॉफ्ट जोन में रहना चाहते हैं और इनके द्वारा अपनाए जाने वाले जो साधन हैं उन साधनों को उग्रवादियों ने एक तरह से राजनीतिक भिक्षावृत्ति नाम दिया कि एक तरह से भीख की स्थिति में रहते हैं कि हमें ब्रिटिश शासन से भीख मांग लेंगे और ब्रिटिश शासन हमें ये सुधार उपलब्ध करा देगा। ऐसा कतई संभव नहीं है, ये उग्रवादियों का मानना था। उग्रवादियों ने इनकी कार्य पद्धति, लक्ष्य और इनकी एक तरह से जो व्यवस्था थी भारतीय शासन में सुधार के लिए, जिनकी जो कार्य पद्धति थी उसकी संपूर्ण रूप से आलोचना की। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि उदारवादियों की तमाम देन थी। उदारवादियों ने एक तरह से शुरुआत में भारतीय राष्ट्र के समक्ष ये प्रस्तुत किया कि हमें आज़ादी प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किस प्रकार क्रमिक सुधार कर सकते हैं। पहला इसमें हम कह सकते हैं आर्थिक शोषण को स्पष्ट किया। दादा भाई नौरोजी का नाम उदारवादियों में प्रमुखता से लिया जाता है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने बड़े बेहतर तरीके से आर्थिक निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ जो ब्रिटेन का शासन चल रहा है, उस ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत अन ब्रिटिश रूल है। एक तरह से वो उस प्रकार शासन नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ जो ब्रिटिशर्स अपने यहाँ ब्रिटेन में शासन करते हैं। इंग्लैंड में जो उनका शासन है, जो जन कल्याणकारी शासन है, वो शासन हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए उन्होंने अन ब्रिटिश रूल कहा कि पॉवर्टी हमारे यहाँ जो है वो अन ब्रिटिश रूल की वजह से है। और आर्थिक निकाय सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि भारतीय जो कच्चा माल है, भारतीय कच्चा माल विदेशों में जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमें आयात कर लगाना चाहिए ताकि भारतीय उद्योग धंधे उससे प्रबल हो सकें, भारतीय उद्योग धंधे उनसे एक तरह से प्रतियोगिता की स्थिति में रहें, अन्यथा भारतीय उद्योग नष्ट हो जाएंगे। ये बात दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में बड़े प्रमुखता से रखी। दूसरा बिंदु है ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट करना। ब्रिटिश शासन में उस समय प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजनीतिक ढांचा था, उनके दोषों को बड़े अच्छी तरह से रखा। उदारवादियों ने ये बताया कि भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अधिक भारतीय आएंगे तो निश्चित रूप से वो भारतीय समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे। अगला बिंदु है भारतीय राष्ट्रीयता का विकास। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उदारवादियों ने प्रथमतः कांग्रेस के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रवाद की अलख जगाई और उन्होंने भारत के अंदर जो ब्रिटेन का शासन चल रहा था, ब्रिटेन की शासन की कमियों को उजागर करके भारतीय जनमानस को उद्वेलित किया और भारतीय जनमानस को उद्वेलित करने के साथ साथ उनमें राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। और इसका परिणाम हम यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिवर्ष अधिवेशन होते थे, उन अधिवेशनों में जो लगातार बढ़ने वाली संख्या है वो हम उदारवादियों की देन ही कह सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाया। हम ये कह सकते हैं कि उदारवादियों ने सबसे पहले वह पृष्ठभूमि तैयार की, उस बेस का निर्माण किया जिस बेस पर
या जिस एक तरह से नींव पर भारतीय आज़ादी का महल टिका हुआ था। शुरुआत में जो भारतीय उदारवादी थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार किया देश के अंदर कि जिस माहौल से एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वह माहौल ही नव राष्ट्रवादियों के लिए एक तरह से उत्तेजक का काम किया। नव राष्ट्रवादियों को पैदा करने में उस माहौल ने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे चल के आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। पांचवा बिंदु है भारत परिषद अधिनियम 1892। ये एक तरह से हम कह सकते हैं उदारवादियों की तात्कालिक सफलता थी। उदारवादियों के एक तरह से हम मान सकते हैं उनके जो साधन थे क्रमिक सुधार के, उसके अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा ये किया गया पहला सुधार था। इसके अंतर्गत उन्होंने भारत में जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी उसके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी और सदस्यों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ ही उनको उत्तरदायी बनाने के लिए बजट पर प्रश्न पूछने जैसे अधिकार पहली बार शामिल किए। धन्यवाद। अगली क्लास में हम आगे अध्ययन करेंगे।